हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी टेट के सीडीपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में सॉल्व करवा रही हूँ। ये जो पेपर है ये दिसंबर 2016 वाला पेपर है। इसके पहले वाले वीडियो में मैं फरवरी 2016 वाले पेपर के सीडीपी के क्वेश्चन सॉल्व करवा चुकी हूँ। इसके अलावा हिंदी के भी करवा रही हूँ, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मैं प्राइमरी वाले पेपर के सीडीपी के क्वेश्चन करवा रही हूँ। जैसे ही ये सभी पेपर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मैं जूनियर वाले पेपर के क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दूंगी। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? पहला है भाषा विकास, दूसरा है यौन विकास, तीसरा है संज्ञानात्मक विकास और चौथा है सामाजिक विकास। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, और जीन पियाजे का ये टॉपिक आपको अच्छे से तैयार करना है क्योंकि हर बार इनसे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो संज्ञानात्मक विकास, सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास की इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं। पहला है ऊर्ध्व अंतरण, दूसरा है क्षैतिज अंतरण, तीसरा है द्विपार्श्विक अंतरण और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो ये कहलाता है द्विपार्श्विक अंतरण। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। मानव शरीर को 2 भागों में बांटा जा सकता है, दायां भाग और बायां भाग। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। जैसे दाएं हाथ से लिखने की योग्यता का उपयोग बाएं हाथ से लिखने में करना, लेकिन हम बाएं हाथ से उतना अच्छा नहीं लिख सकते हैं जितना हम अपने दाएं हाथ से लिखते हैं। और कुछ लोग बाएं हाथ से बहुत अच्छा लिखते हैं, वो अपना दायां हाथ उस तरीके से दाएं हाथ से उस तरीके से नहीं लिख सकते जिस तरीके से वे बाएं हाथ से लिखते हैं। लेकिन इसमें क्या पूछा गया है? इसमें तो पूछा गया है कि प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे द्विपार्श्विक अंतरण कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे कहते हैं। पहला है बहुलांक, दूसरा है मध्यमान, तीसरा है मध्यांक और चौथा है मानक विचलन। तो बहुलांक कहलाता है जब प्राप्तांक दिए जाते हैं और उनमें जो सबसे अधिक बार आता है वह बहुलक या बहुलांक कहलाता है। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। बहुलांक या बहुलक सांख्यिकी की केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का भाग है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन फिल करना है ने किया था। पहला है पावलोव, दूसरा है स्किनर, तीसरा है थार्नडाइक और चौथा है कोहलर। तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया स्किनर ने, और इन्होंने चूहों पर प्रयोग किया था, तो ये भी आपको याद रखना है। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, थार्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था, कोहलर ने चिंपांजी पर प्रयोग किया था। तो ये सब भी साथ में आपको याद रखना है। पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है, थार्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है और कोहलर ने सूझ का सिद्धांत दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? पहला है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, दूसरा है व्यवहारात्मक सिद्धांत, तीसरा है विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत और चौथा है विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो अल्बर्ट बंडूरा ने जो सिद्धांत दिया है वह सिद्धांत है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। पहला विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। इस सिद्धांत के अनुसार क्या माना जाता है कि व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है वह दूसरों को देखकर, सुनकर और समझकर सीखता है। पहला विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था? पहला है बिने साइमन ने, दूसरा है स्टर्न ने, तीसरा है टर्मन ने और चौथा है सिरिल बर्ट ने। तो मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? बिने साइमन ने। पहला विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। बुद्धि लब्धि का सूत्र आपसे पूछ लिया जाए तो मानसिक आयु वटे में वास्तविक आयु और गुणा 100, तो इससे बुद्धि लब्धि ज्ञात की जाती है। इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है तनाव का नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम और चौथा है अभ्यास का नियम। तो कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तो तनाव का नियम सीखने का नियम नहीं है। बाकी तीनों नियम थार्नडाइक द्वारा बताए गए हैं, तो इसमें आपका बी शामिल नहीं है। और नहीं हमसे पूछा गया है एग्जाम में, आपको नहीं का विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीखने से संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। पहला है बिल्ली पर, दूसरा है कुत्ते पर, तीसरा है बंदर पर और चौथा है चूहे पर। तो अभी मैंने आपको बताया था पावलोव ने प्रयोग किया है कुत्ते पर। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पहला है थार्नडाइक, दूसरा है कोहलर, तीसरा है पावलोव और चौथा है वुडवर्थ। तो सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया कोहलर ने। कोहलर ने चिंपांजी पर प्रयोग किया था। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। पहला है प्रेरणा, दूसरा है संवेदना, तीसरा है सीखना और चौथा है प्रत्यक्षीकरण। तो कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की जो प्रक्रिया है वह कहलाती है प्रेरणा। पहला विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा, मोटिवेशन जिसे कहते हैं। अभी प्रेरणा जो है कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित करने या नियमित करने की प्रक्रिया है। अब ये कथन किसका है? तो ये गुड का कथन है, तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विस्मृति कम करने का उपाय है। पहला है सीखने में कमी, दूसरा है सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, तीसरा है पाठ की पुनरावृत्ति और चौथा है स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो विस्मृति कम करने का उपाय पूछा गया है। तो पाठ की पुनरावृत्ति, जब आप किसी पाठ को दोहरा रहे हैं, बार बार उसको पढ़ रहे हैं, तो इससे विस्मृति को कम किया जा सकता है। विस्मृति क्या है? विस्मृति भूलना। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है? विस्मृति कम करने का उपाय। तो पाठ की पुनरावृत्ति। विस्मृति क्या है? भूलना है। और जब किसी पाठ को आप बार बार पढ़ रहे हैं तो उसे आप भूलेंगे नहीं। तो कम करने का उपाय पूछा गया है, तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह है आपका सी विकल्प। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्रोध व भय प्रकार हैं। पहला है अभिप्रेरणा, दूसरा है संवेग, तीसरा है परिकल्पना और चौथा है मूल प्रवृत्ति। तो क्रोध व भय ये संवेग के प्रकार हैं। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। मैकडूगल द्वारा इसी प्रकार 14 संवेगों की व्याख्या की गई। तो ये भी आपको याद रखना है, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। तो मैकडूगल ने 14 संवेगों की व्याख्या की है। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। पहला है सीखना, दूसरा है अनुकरण, तीसरा है कल्पना और चौथा है चिंतन। तो दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की यदि आप नकल कर रहे हैं तो ये अनुकरण कहलाता है। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं। पहला है नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, दूसरा है सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, तीसरा है प्रशिक्षण स्थानांतरण और चौथा है सीखना। तो यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता कर रहा है तो ये सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण है। यानी हमें पूर्व ज्ञान का सकारात्मक फल मिल रहा है, सकारात्मक परिणाम मिल रहा है, तो इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। क्योंकि जो पूर्व ज्ञान और अनुभव है नए प्रकार के सीखने में सहायता कर रहा है, तो ये सकारात्मकता दर्शा रहा है। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। पहला है कल्पना,
दूसरा है स्मृति, तीसरा है विस्मृति और चौथा है ध्यान। तो सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता, यानी आप किसी बात को याद ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ये विस्मृति कहलाती है, यानी कि भूलना। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा, फॉरगेटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। पहला है मंद बुद्धि, दूसरा है सामान्य बुद्धि, तीसरा है श्रेष्ठ बुद्धि और चौथा है क्षीण बुद्धि। तो टर्मन ने बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण किया है। 130 से अधिक जिसकी बुद्धि लब्धि होती है वह प्रतिभाशाली होता है। 121 से 130 प्रखर बुद्धि, 111 से 120 तीव्र बुद्धि, 91 से 110 ये होती है सामान्य बुद्धि, और 81 से 90 मंद बुद्धि, 71 से 80 अल्प बुद्धि और 71 से कम जड़ बुद्धि। अब 90 से 100 बुद्धि लब्धि वाला जो बालक है वह क्या माना जाएगा? वह माना जाएगा सामान्य बुद्धि बालक। इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, सामान्य बुद्धि वाला, जिसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? 90 से 100 के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? पहला है बुद्धि की प्रकृति, दूसरा है अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका, तीसरा है मूल्यों का विकास और चौथा है किशोरों का मनोविज्ञान। तो हॉल का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है ये पूछा गया है। तो स्टैनले हॉल ने 1904 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एडोलसेंस में किशोरावस्था के विकास को आकस्मिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत व्याख्यायित किया है। इनके अनुसार किशोरों में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। तो हॉल का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? किशोरों का मनोविज्ञान। मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया है कि स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को आंधी तूफान की अवस्था कहा है, और इनकी ये जो परिभाषा है ये पूछी जाती है। तो डी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया? पहला है कमेनियस, दूसरा है हॉल, तीसरा है हॉलिंगवर्थ और चौथा है फ्राइड। तो मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को किसने महत्व दिया है ये पूछा जा रहा है। तो फ्राइड ने महत्व दिया है, सिगमंड फ्राइड ने। व्यक्तित्व के विकास की व्याख्या के लिए सिगमंड फ्राइड ने सर्वप्रथम मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और फ्राइड ने व्यक्ति के मनोलैंगिक विकास के संदर्भ में मुख्य रूप से 5 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। तो ये भी याद रखिए, इसमें आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया? पहला है डब्ल्यू वुंट, दूसरा है सिगमंड फ्राइड, तीसरा है पावलोव और चौथा है वाटसन। तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया? डब्ल्यू वुंट ने। इनका पूरा नाम है विलियम वुंट, और इन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। सन 1879 में जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय में इन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी? पहला है फ्रांज ब्रेंटानो, दूसरा है मैक्स वर्थिमर, तीसरा है एडगर रूबिन और चौथा है कर्ट लेविन। तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी है? मैक्स वर्थिमर। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। संगणन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? पहला है अधिगम, दूसरा है अभिप्रेरण, तीसरा है स्मृति और चौथा है सृजनात्मकता। तो संगणन सिद्धांत जो है किससे संबंधित है ये पूछा जा रहा है। तो ये स्मृति से संबंधित है, मेमोरी से। संगणन सिद्धांत स्मृति से संबंधित है। यह सिद्धांत मूल रूप से निर्णय निर्माण की प्रक्रिया तथा प्रस्तुतिकरण के तरीके को व्याख्यायित करता है। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के मस्तिष्क में असंख्य सूचनाएं संघनित रहती हैं। मनुष्य वही सूचना के द्वारा निर्णय का निर्माण करता है जो समस्या समाधान में सहायक होती है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है? पहला है व्यवहारविदों का, दूसरा है संरचनाविदों का, तीसरा है मनोविश्लेषकों का और चौथा है गेस्टाल्टवादियों का। तो क्षेत्र सिद्धांत किस वर्ग का योगदान है? तो ये योगदान है गेस्टाल्टवादियों का। अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत कर्ट लेविन द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है, और कर्ट लेविन गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है। इसमें आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसके पहले वाली वीडियो यदि नहीं देखी है तो देख लीजिए, अभी आप लोगों के पास पर्याप्त समय है। मैंने 2011 से शुरुआत की है, 2011 में ही यूपी टेट का पहला पेपर हुआ था, मैंने वहीं से शुरुआत की है और जितने भी पेपर हुए हैं, 2022 में आपका लास्ट पेपर हुआ था, तो जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी के सीडीपी के क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी, प्राइमरी के भी करवा दूंगी, जूनियर के भी करवा दूंगी। अगला प्रश्न है, भार या बैटरी का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? पहला है व्यक्तित्व, दूसरा है रुचि, तीसरा है बुद्धि और चौथा है अभिक्षमता। तो भार या बैटरी का प्रयोग बुद्धि मापन हेतु किया जाता है। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? पहला है हल, दूसरा है थार्नडाइक, तीसरा है स्किनर और चौथा है वाटसन। तो अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया? स्किनर ने। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अभिक्रमायोजित अधिगम का अर्थ किसी योजना के अनुसार शिक्षण एवं अधिगम की क्रिया को साकार रूप प्रदान किया जाता है। बी.एफ. स्किनर ने वर्ष 1942-43 में सक्रिय अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो अभिक्रमायोजित अधिगम का आधार बना। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है, उसे क्या कहते हैं? पहला है अधिगम, दूसरा है अभिप्रेरणा, तीसरा है अभिविरक्ति और चौथा है अभिक्षमता। तो व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है, वह कहलाता है अधिगम, लर्निंग। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? पहला है प्रतिदर्श सिद्धांत, दूसरा है समूह कारक सिद्धांत, तीसरा है गिलफोर्ड का सिद्धांत और चौथा है फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड सिद्धांत। तो संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो ये गिलफोर्ड के सिद्धांत का हिस्सा है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। जेपी गिलफोर्ड तथा उनके सहयोगियों ने बुद्धि का त्रिविमीय प्रारूप प्रस्तुत किया। इनके अनुसार बुद्धि को 3 विमाओं के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। तो सी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? तो बुद्धि लब्धि का सूत्र मैंने आपको बताया, मानसिक आयु कितनी है? 10 वर्ष, ऊपर मानसिक आयु लिखना है, वास्तविक आयु 8 वर्ष और इसमें 100 से गुणा करना है। तो इसे जब हल करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 125। तो बुद्धि लब्धि पूछी गई है, डी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? पहला है जेम्स लैंग, दूसरा है हाइपोथैलेमिक सिद्धांत, तीसरा है सक्रियता सिद्धांत और चौथा है अभिप्रेरण सिद्धांत। तो संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? तो जेम्स लैंग सिद्धांत। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। जेम्स लैंग सिद्धांत के अनुसार पहले संवेगात्मक व्यवहार होता है और तब संवेगात्मक अनुभूति होती है। पहला विकल्प उसमें उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला संवेगात्मक तनाव कहलाता है। पहला है द्वंद्व, दूसरा है कुंठा, तीसरा है चिंता और चौथा है तनाव। तो किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला संवेगात्मक तनाव क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कुंठा। फ्रस्ट्रेशन जिसे कहते हैं, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट जब पड़ जाती है तो उससे जो संवेगात्मक तनाव उत्पन्न होता है वह कुंठा यानी फ्रस्ट्रेशन कहलाती है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आखिरी प्रश्न, कोहल वर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? पहला है भाषा विकास, दूसरा है सामाजिक विकास, तीसरा है नैतिक विकास और चौथा है शारीरिक विकास। तो कोहल वर्ग का सिद्धांत किस विकास से संबंधित है? नैतिक विकास से। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा, मॉरल डेवलपमेंट। तो ये पेपर था दिसंबर 2016 वाले, ये पेपर के क्वेश्चन थे। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।